हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्री और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल सेल्फ बिलीव प्री पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं पेट के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई थी, जिसका कि पार्ट 1 मैंने कल बनाया था और आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि सामान्य अध्ययन का है। और ये पेट एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी 5 पार्ट में ही इस वीडियो को कवर करने की मैंने बात कही थी, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था दोस्तों। सो मैं छोटे छोटे वीडियो को बनाना चाह रही हूँ और 5 पार्ट से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि ये वीडियोस समाप्त हो जाएं और आप सभी को अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे आते हैं। इसमें सबसे पहले तथ्य है जो है वो है प्रमुख यात्री और उनसे संबंधित तथ्य। यानी कि सबसे पहले तो आता है कि ह्वेन सांग कौन था? एक चीनी यात्री था जिसने की जो यात्रा की उसका नाम था सीयूकी। ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था और उसने सीयूकी नामक यात्रा की थी। इसी का उपनाम, ह्वेन सांग का ही उपनाम राजकुमार भी था और वर्तमान शाक्यमुनि। 2 नाम थे ह्वेन सांग के, जो कि राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता था। कभी कभी पूछता है प्रश्न कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखेंगे ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम था वर्तमान शाक्यमुनि। और ये इसका विवरण इसने जिसके बारे में, जिस राजा के समय में इसने लिखा था, उसका नाम था हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। सेकंड पे आते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज यूनान का रहने वाला था और इसने पुस्तिका लिखी थी इंडिका। कभी कभी आता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो आप बताएंगे मेगस्थनीज ने लिखी थी। और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग लिखेंगे वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट है फायान एक चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। दोस्तों, सबसे पहले बता रहे, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके पश्चात आता है निकोलो कोंटी, जो कि इटली का रहने वाला था। निकोलो कोंटी दोस्तों, वह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के राज्य में आया था। दोस्तों, विजयनगर का शासक कौन था? देवराय प्रथम। और उसके राज्यकाल में निकोलो कोंटी, जो कि इटली का निवासी था, ये भारत आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायमिकस जो कि सीरिया का था और बिंदुसार के राज्य में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में डायमिकस नामक सीरिया का यात्री आया था। उसके पश्चात आते हैं नेक्स्ट पर डोमिंगो पायस, जो कि पुर्तगाल का था। यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का था और ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। अब विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में आए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ देश हैं, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देश हैं और देश में उसके सीमावर्ती राज्य हैं। अगर आप इसको नक्शा उठाकर देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं एक समरी सा इसको बता देती हूँ। ये बिना नक्शे के पढ़ना तो मुश्किल है, याद करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि किसी भी देश के आसपास कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। ये आप जब भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फला देश से कौन से निकटवर्ती राज्य हैं या पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर छोटी सी समरी है जो मैं बता देती हूँ कि पाकिस्तान से जो राज्य सटे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात है। उसके पश्चात है चीन से सटे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से सटा हुआ है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। म्यांमार से सटा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब नेपाल से सटा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। नेक्स्ट है भूटान से सटा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न होने वाले रोग। तो प्रदूषक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेट के एग्जाम में आ सकता है। पहला है पारा से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। इसके पश्चात फ्लोराइड से नाक नी संरक्षण रोग होता है। दोस्तों पुनः रिपीट करना चाहूँगी, फ्लोराइड से नाक नी संरक्षण रोग होता है। पारा से मिनीमाता। सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों शीशा से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। इसके पश्चात नाइट्रेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रेट और पारा दोनों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम।
उसके पश्चात एस्बेस्टस, एस्बेस्टस से होता है फेफड़े का कैंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, परीक्षा उपयोगी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, विश्व का विशालतम व सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? समुद्री। ये इम्पॉर्टेंट है, पेट के एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। उसके पश्चात पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना बनाई गई थी, उस योजना का नाम क्या है? एजेंडा 21। 17 धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त कब तक किए जाने हैं? तो वर्ष 2030 तक। अब है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो ये है धान का खेत। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है तथा यह होता है एक खुला तंत्र। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक तो एक दिशी होता है और वो एक खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो अर्नेनेस ने किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। इसकी माप की इकाई क्या है? यानी ये पूछना चाह रहा है कि पारिस्थितिकीय पदचाप की माप की इकाई क्या है? तो उसकी माप की इकाई होगी भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक निश्चय आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ ग्रीनेल ने निश्चय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉटस्पॉट कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी हिमालय श्रृंखला, फिर भारत म्यांमार सीमा, उसके पश्चात सोंडालैंड। 4 ही हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत सीमा और चौथा है सोंडालैंड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है यानी कोरल ब्लीचिंग होती है, तो वह है वैश्विक ऊष्मन। यानी बहुत ज़्यादा ताप जब बढ़ जाता है तो कोरल ब्लीचिंग होने लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 का दशक क्या निर्दिष्ट किया था? वो है जैव विविधता का दशक। जो 11 से 20 था, अब 21 में पुनः ये चेंज हो गया है, नया हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, तो वो थे वॉल्टर जी रोसेन। नेक्स्ट है पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग समष्टि में हराश के लिए उत्तरदायी है किसके लिए? यानी डिक्लोफिनेक सोडियम या किसको दिया गया था? वो गिद्धों को दिया गया था, जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब गिद्ध कहाँ दिखते हैं? गिद्ध अधिकतर विलुप्त हो चुके हैं। गिद्धों को निप्लोफ्लेनिक सोडियम का बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवा दे दी गई, जिसकी वजह से गिद्धों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो वो पेरिस में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें जो प्रभाव देने वाली गैसें होती, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जो योगदान देती है, तो वो है जल वाष्प दोस्तों। सबसे ज़्यादा योगदान जल वाष्प का होता है दोस्तों। लेकिन उसके अलावा और भी 4 गैसें होती हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन और ओजोन तथा जलवाष्प। चारों जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब है प्रमुख संस्थान व उनके स्थान। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फला संस्थान किस स्थान पे है, तो सबसे पहले यहाँ आते हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान दोस्तों, देहरादून में है। उसके पश्चात राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर शोध संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है? नोएडा में। तो राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। उसके पश्चात आते हैं दोस्तों, चलिए नीचे पहुँचते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? कानपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
इससे ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये योजनाएं हैं, योजनाएं सब बदल चुकी हैं, अब योजनाएं अब नहीं आएंगी, तो वो आपको लेटेस्ट करंट में पढ़ना है। हाँ चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलन मतलब क्या होता है, कभी कभी 4 दे देते हैं और उसका मैच मेकिंग करना होता है फ्रेंड्स, तो उसको मिलाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, इसकी समाप्ति हुई थी एक्स-ला चैपल की संधि के द्वारा। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो था वो कब समाप्त हुआ था? एक्स-ला चैपल की संधि के अंत से। उसके पश्चात द्वितीय कर्नाटक युद्ध, वो अनिर्णायक रहा, इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ। उसके पश्चात आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से, दूसरा अनिर्णायक था, तीसरा है पेरिस की संधि। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था इन्होंने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण। उसके पश्चात महात्मा गांधी की जीवनीकार कौन थे? लीव फिशर। रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में आया था? तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके लिए बनाया गया था? वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। अब कहा जाता है साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्रिप्स मिशन भी इम्पॉर्टेंट है, हंटर कमीशन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आगे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है फ्रेंड्स। फिर दास्तार बंदान कौन थे? दास्तार बंदान थे उलेमा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये किस में थी? तो ये थी मराठा प्रशासन शिवाजी में। गुलामगिरी सार्वजनिक धर्म सत्य धर्म पुस्तक किसने लिखी? तो ये ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। उसके पश्चात लोकमान्य किसका नाम है? लोकमान्य नाम है बाल गंगाधर तिलक का। इकता व्यवस्था किसने की थी? तो वो इल्तुतमिश ने की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम संस्थापक था गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति सर्वप्रथम किसने बनवाई? तो वो था मोहम्मद गोरी। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके पश्चात मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनवाई। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। और ये 7 वर्षों में पूरा किया गया दोस्तों। कभी कभी पूछा जा सकता है कि अब अकबरनामा कितने वर्षों में अबुल फजल ने पूरा किया था? तो दोस्तों उसने 7 वर्षों में पूरा किया था। उसके पश्चात नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तुझके बाबरी। तुझके बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा लिखी गई थी। उसके पश्चात हिमायूनामा। हिमायूनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। लघु अकबर की संज्ञा। लघु अकबर किसे कहा जाता है? वो लघु अकबर दारा शिकोह को कहा जाता है। और लघु अकबर की संज्ञा किसने दी थी? लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दारा शिकोह को दी थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मज़्म उल बहरीन, ये भी इसके रचनाकार दारा शिकोह हैं। राजमाता विजय कहाँ है? राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर में। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए अब है विविध। विविध के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि चुंबकीय वेधशाला कहाँ है? तो आप लिखेंगे पोर्ट ब्लेयर। रेड बेसिन चीन में। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। बरमूडा त्रिकोण कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सांडीय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? हरदोई में। ओखला वन्य जीव अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में है। 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्र हैं? तो आप बताएंगे उनकी संख्या 9 है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेट एग्जाम। नेक्स्ट है कनिष्क का बौद्ध सारनाथ प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो वो है 81 ईस्वी। उसके पश्चात राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। भारत के समुद्र के किनारे पर कितने राज्य स्थित हैं? तो वो है 9 राज्य स्थित हैं। रोजगार विहीन वृद्धि का दशक किस साल को कहा जाता है? तो वो है 1991 से लेकर 2000 के दशक को रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा जाता है। उसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद। कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसका वो है लखनऊ में। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है मेरठ में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। लाल स्याही किससे बनती है दोस्तों? ईओसिन से बनती है। मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया, यानी वैट लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 को। उसके पश्चात प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं? संपदा कर, संपत्ति कर, आय कर, निगम कर इत्यादि, ये सब आपका आता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। उसके पश्चात दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर इत्यादि, ये हैं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं समिति पर। चलैया समिति किससे रिलेटेड है? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित चलैया समिति है। शराब पर उत्पादन का कर किसके द्वारा लिया जाता है? शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। उसके पश्चात मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? निद्रा व जागने की क्रिया जिस हार्मोन के कारण होती है उसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। उसके पश्चात मोडवेट क्या है? मोडवेट एक प्रकार का उत्पाद कर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कैपिटल गेन इन टैक्स। कैपिटल गेन इन टैक्स जो है वो संपत्ति विक्रय के समय लिया जाता है। उसके पश्चात सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये है फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर। फिर कस्टम ड्यूटी जब किसी चीज़ का आयात होता है देश में तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है। उसके पश्चात कारपोरेट टैक्स जो है वो कंपनी की आय से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करना है। अब आते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो इसको भी देखना ज़रूरी है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो था सर एंड्रूज फ्रेज़र। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो वो था 16 अक्टूबर 1905 से। और बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और कब प्रभावी हुआ था? वो है 16 अक्टूबर 1905। उसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। कब? तो वो था 12 दिसंबर 1911। उसके पश्चात ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उसके पश्चात दोस्तों आते हैं वंदे मातरम। जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ही हुआ था और उसी में वंदे मातरम गीत को शीर्षक गीत बनाया गया था। उसके पश्चात दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं, जिस समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है वो है गांधी जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए तथा 2 प्रमुख सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया वो कौन था? वो था दोस्तों इल्तुतमिश। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा तथा दिल्ली की सल्तनत को की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं, रक्त और लौह की नीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेट, किसकी थी? ये थी गयासुद्दीन बलबन की। फिर नेक्स्ट है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को जिसने खलीफा का सहायक कहा वो कौन है? वो भी बलबन ही है। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा ग्रहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो वह था तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नियमत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन, फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाना, सिजदा व पैबोस की प्रथा आरंभ करवाना किसने किया था? ये भी बलबन ने ही किया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक, तबला व सितार का प्रचलन करवाने वाले व तूतियाए हिंद अमीर खुसरो दरबारी कवि रहे हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। इसमें से दोस्तों कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि पहला कि हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है, तो उसका उत्तर भी आप लिखेंगे अमीर खुसरो। उसके पश्चात तबला और सितार का प्रचलन किसने किया? उसमें भी आप अमीर खुसरो का नाम देंगे। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन थे? तब भी आप अमीर खुसरो ही बताएंगे। और तूतियाए हिंद किसको कहते हैं? तो उसमें भी आप अमीर खुसरो का ही नाम लिखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ये
तीनों नाटक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ अवत्तन निकाय में किसका वर्णन मिलता है? 16 महाजनपदों का। ये क्वेश्चन कल भी आया था, मैंने इसको उसमें समझाया था कि 16 जनपदों का जो वर्णन मिलता है वो 16 महाजनपद हैं, जिसका निर्णय जो कि वर्णन है अवत्तर निकाय के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति कैसी थी? तो वो थी अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का क्या नाम था? तो वो थी अवंती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिब उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? तो वो भी हकीम अजमल खान ने। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो वो महात्मा गांधी को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो वो था लॉर्ड वेमेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वो बम्बई से हुआ। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो आप लिखेंगे 9 अगस्त 1942 को। और कहाँ हुआ? तो आप लिखेंगे मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो इस मंत्र का आशय है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1940 से 45 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि ऐसे कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर पदासीन थे, यानी 1940 से लेकर 1945 तक। तो वो आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानता सरकार बनी थी, तो वो थी बलिया में, और जीतू पांडु के नेतृत्व में बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे कौन? तो वो पहला था अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किसने किया था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया? तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को का साथ किसने दिया था? तो वो पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जेबी कृपलानी और तीसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। यानी कि चंपारण जब विद्रोह हुआ था तो उसके सत्याग्रह पर जब महात्मा गांधी जी बैठे थे, उसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तीनों लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। उसके पश्चात नेक्स्ट, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो वो पूना के आगा खां महल में रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। हाँ, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या था? तो तिनकठिया प्रथा का मतलब है 3/20 भूभाग पर नील की खेती। नेक्स्ट है, नील की खेती के संबंध में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो वो था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो वो था चंपारण में 1917 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था किसने? तो वो थे शंकरन नायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, इसकी नियुक्ति कब की गई? इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट की समीक्षा हेतु की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, परंतु साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। और ये किस लिए की गई थी? जो 1919 का एक्ट था, इस समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, विदेशी थे।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था वो कौन था? वो था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को, जनरल ओ डायर होगा दोस्तों यहाँ पर। जनरल ओ डायर को लंदन में किसने मारा था? तो वो थे उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। जनरल ओ डायर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था तो वह था यरवदा जेल। नेक्स्ट है दोस्तों, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन किससे संबंधित थे? वो उदारवादी दल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती का नाम दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। भारत को डोमेनियन स्थिति, अपना संविधान बनाने का अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रखने का अधिकार जैसे प्रस्तावों की घोषणा किसने की थी? वो थे क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये प्रस्ताव पारित किए गए थे, इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने कहा था? वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया तो वह था 1900 अधिवेशन, जो कि 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? ये उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित थे, यानी ये सब उग्रवादी दल से संबंध रखते थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश काटजू, भोला भाई देसाई आदि ने वर्ष 1945 में मुकदमे की पैरवी की। किस मुकदमे की पैरवी की इन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे की पैरवी की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्ति के बारे में और उनके क्या कार्य थे। तो चलिए पहले हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दादा भाई नौरोजी, इनका भारतीय इतिहास में बहुत ही फेमस है। ये भारतीय इतिहास में इनका बहुत नाम है। इन्होंने आज़ादी के समय बहुत सारा कार्य किया, जिसके लिए मतलब इनको आज भी हम इतना सम्मान देते हैं। चलिए इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। चलिए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इनके बारे में बताते हैं। WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन 3 बार इन्होंने किया। एक तो 1886 में किया, फिर 1893 में, फिर 1906 में। उसके पश्चात कांग्रेस की अध्यक्षता भी इन्होंने की। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि लंदन इंडिया ऑफ सोसाइटी का गठन किसने किया? तो उसमें मेनली दादा भाई नौरोजी का ही नाम आता है। उसके पश्चात 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने की। उसके पश्चात लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अपने निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूरल ऑल इंडिया में धन के अपवाद सिद्धांत पर प्रकाश डाला, गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया। इससे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि रफ्त गुफ्तार पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसमें भी आप दादा भाई नौरोजी का ही नाम बताएंगे। और उसके पश्चात पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी पुस्तक के रचयिता कौन है या ये पुस्तक किसने लिखी? तो भी आप दादा भाई नौरोजी का नाम ही देंगे। उसके पश्चात धन के अपवाद सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तो इसके बारे में भी आप लोग दादा भाई नौरोजी को ही टिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में बताते हैं कि 1881 ईस्वी में पुणे से केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र का इन्होंने प्रतिपादन किया। यानी क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि केसरी या मराठा समाचार पत्र का संपादन करने वाले कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। उसके पश्चात इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, जिसको कि इन्होंने भारतीय अशांति का जनक जिसने कहा उसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। और बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये गरम दल से संबंधित थे। 1908 में उन्होंने केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सज़ा दी गई। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि राष्ट्रद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाकर इनको कितने वर्ष की सज़ा दी गई? तो आप बताएंगे 6 वर्ष की सज़ा दी गई।
महाराष्ट्र में इन्होंने शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव प्रारंभ किए। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा कि शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसने प्रारंभ किया, इसमें भी आप बाल गंगाधर तिलक का नाम देंगे। उसके पश्चात होम रूल लीग की स्थापना 1916 को किसने की, तो उसमें मुस्लिम लीग का नाम देंगे। उसके पश्चात इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। तो कभी कभी ये भी आपके पेट के एग्ज़ाम में आ सकता है। कभी कभी क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये आ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो इसमें भी आप बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक का ही नाम आप इसमें लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आते हैं, भगत सिंह के बारे में बताते हैं। शहीद आज़म के नाम से जो व्यक्ति फेमस है उसका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में बंगाल आयलपुर जिला कहाँ है, अब पाकिस्तान में है। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, तो आप लगाएंगे भगत सिंह ने, और 1926 में किया। 1929 ईस्वी में दिल्ली विधानसभा में इन्होंने बम फेंका। इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र करने में फांसी दे दी गई। यानी कि कभी कभी ये पूछता है कि किस डेट को भगत सिंह को फांसी दी गई, तो आप बताएंगे 23 मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी और इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। 1938 में हरिपुरा इस समय गुजरात में है, और 1939 में त्रिपुरी इस समय मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के अध्यक्ष ये 3 बार चुने गए, एक तो हरिपुरा जो कि गुजरात में है, और दूसरा है त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में। उसके पश्चात अक्टूबर 1943 सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक की उपाधि दी। देश नायक भी सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है, और ये उपाधि उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। माना जाता है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को ताइपे के निकट उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हुई, परंतु अभी तक इसका कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं पाया गया है। ये बात सिर्फ अभी तक कहा जाता है, कोई भी प्रमाणिकता इसकी सिद्ध नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था दोस्तों, और 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, और 1942 में ही अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, और इसमें 6 स्थायी सदस्य भी थे, और अगर अध्यक्ष को मिला दिया जाता है तो सदस्यों की संख्या 7 हो जाती है। मराठी पाक्षिक परिष्कृत भारत का आरंभ, मूक नायक पत्र का संपादन भी BR अम्बेडकर ने ही किया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, तथा वर्ष 2016 में भीमराव अम्बेडकर की 61वीं पुण्यतिथि थी, परंतु 2060 से लेकर 2021 आ गया है, तो आपने जब भी पूछेगा तो आप 61 में 5 कर लेंगे, तो अब ये 66वीं पुण्यतिथि इस बार इनकी मनाई गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में। चंपारण का चंपारण आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था 1917 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, बार बार दोस्तों बता रही हूँ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उसके पश्चात खेड़ा आंदोलन 1918 में था, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में था जो कि मिल मालिकों के विरुद्ध था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों 1920 से 1922 के बीच में हुए। उसके पश्चात चलिए आगे, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को कहा था, जब वो भारत में प्रथम वर्ष में आए थे तो पहले ही वर्ष उन्होंने कहा था कि खुले कान के साथ चौकन्ने रहो, लेकिन अपना मुंह बंद करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भारत देश में क्या हो रहा है। इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर गांधी जी को अश्वेत कहकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था दोस्तों, तो वो होगा आपका पीटर मारिट्सबर्ग। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा पर बल दिया, ये सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख कुछ अनुच्छेद हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको भी बता देते हैं। अनुच्छेद 50,
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है। भारत के राष्ट्रपति का जो बारे में है वो अनुच्छेद 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58 में। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। उसके पश्चात अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अनुच्छेद 67 है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। 249 अनुच्छेद, इसमें राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये पूरे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक ही दो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि डल्ली राजगढ़ा छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क क्षेत्र के लिए उत्पादन है के लिए प्रमुख है। कोयला के उत्पादन के लिए मुकुम प्रमुख है। उसके पश्चात बॉक्साइट के उत्पादन के लिए कोरापुट प्रसिद्ध है। मैंगनीज के उत्पादन के लिए चित्रदुर्ग प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में प्रसिद्ध है। उसके पश्चात अभ्रक के लिए कोडरमा झारखंड में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तांबा के लिए मोसाबानी यानी झारखंड प्रसिद्ध है। उसके पश्चात खनिज तेल के लिए रवा कृष्णा गोदावरी का अपतटीय क्षेत्र, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात दोस्तों कोयला के लिए विश्रामपुर छत्तीसगढ़ है। फिर आते हैं एक और कोयला का है जो कि झरिया झारखंड में पड़ता है। फिर लौह अयस्क का एक और क्षेत्र है क्योंझर। तांबा का एक और है खेतरी राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लौह अयस्क के लिए फिर आ गया कद्रेमुख और चिकमंगलूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है। एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। कोयला के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यूरेनियम के लिए आपका प्रसिद्ध है ललितपुर और जादूगोड़ा, दोनों ही प्रसिद्ध हैं। उसके पश्चात मोनोजाइट के लिए कोल्लम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नीचे विश्व की प्रमुख झीलें और महत्वपूर्ण। दोस्तों पहले इधर बगल का आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये भी। हाँ, इगारका बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इगारका बंदरगाह जो है आपका ये स्थित है रूस में। कहाँ स्थित है? रूस में। व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय समुद्री मार्ग सबसे व्यस्ततम समुद्रिक मार्ग है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहर है डुलुथ। कौन सा शहर है? डुलुथ, जो कि सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित कौन सा शहर है? वो है शिकागो। न्यूयॉर्क में ईरी झील पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो है बफेलो। डेट्रॉयट नदी के तट पर कौन सा स्थित है शहर? वो है डेट्रॉयट शहर। नेक्स्ट है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद चल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? चिनाब नदी पर। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चंबल परियोजना कहाँ है? संबंध किससे है? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके पश्चात ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। ये सब जितने मैं तीनों पढ़ा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी सागर एवं जवाहर सागर संबंधित हैं किससे? चंबल घाटी से। अब कभी कभी पूछ लेता है गांधी सागर जलाशय परियोजना कहाँ है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और जवाहर सागर परियोजना कहाँ है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। उसके पश्चात दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से तथा पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से जिस देश को लगती है वह है इज़राइल। दोस्तों ये बिना मैप के आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। कितनी भी आप कोशिश करेंगे, कितनी भी चीज़ें आप देखेंगे वो आपको याद नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू कर आज हम लोग इस वीडियो का अंत जो है यहीं पर करते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना हो आप मैप के थ्रू ही पढ़िए। मैप से ही आपको चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। बाकी और कोई भी चीज़ इस तरीके से याद नहीं होगा। जैसे कि आपको ये देखना है कि किस देश की सीमा इज़राइल से टच करती है तो आपको इज़राइल देखना पड़ेगा। इज़राइल के आसपास
जो भी देश है उसके नक्शे को आपको देखना पड़ेगा, और उसके पश्चात ही आपको ये क्लियर होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये मेरा सेकंड पार्ट था आज का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी। उसके पश्चात फ्रेंड्स अगला पार्ट जो है वो मैं कल लेकर के आऊँगी, और जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगी कि 23 तारीख के अंदर अंदर ये सारे पार्ट मैं ख़त्म कर दूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और बेल आइकन का दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से नहीं मिल पाएंगे, और ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए, अब ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ संध्या।